बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद और मैं हूँ मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के हमारे गेस्ट बड़े ख़ास हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ शेख साहब, पीटीआई के रहनुमा हैं। आज उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया टाइम का। इम्तियाज़ साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी ये जो पॉलिटिकल जर्नी है, कहाँ से आपके माइंड में आया कि मैं एक पॉलिटिशियन बनूंगा, मैं सर्व करूंगा पाकिस्तान की आवाम को? तो ये आइडिया कहाँ पे जाके आपको कब रियलाइज़ हुआ और क्लिक किया? अ, ये तो मैं मास्टर भी कर चुका हुआ था हम्म। और मैं फर्दर स्टडी के लिए बाहर के मुल्क में भी जा चुका हुआ था, बल्कि वहाँ भी स्टडी मुकम्मल कर रहा था। कभी जहन में नहीं आया कि मैंने पॉलिटिक्स में जाना है। ये ज़रूर होता था कि किसी भी कंट्री में जाना और वहाँ देखना कि जैसे चीज़ें बहुत ऑर्डर हैं, कानून की बालादस्ती है, तो इस एक ख्वाहिश ज़रूर होती थी कि हमारा मुल्क भी इस तरह का हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से फ़्लाई करके दुबई गए हैं तो देखना ये बड़ा अच्छा, एयरपोर्ट से निकले हैं, लाइनें लगी हुई हैं। फिर आगे जाना तो अपना पासपोर्ट दिखाने की बजाय कंप्यूटर से वो करके तो इंग्लैंड से निकल जाना। कनाडा जाना तो वहाँ पे भी देखना कि पार्किंग से लेके हर चीज़ इन ऑर्डर है। सफाई के लिहाज से ले लें, वाटर सप्लाई, हर चीज़ इन ऑर्डर है, हेल्थ एजुकेशन फ्री है। तो दिल ये ज़रूर करता था कि यार हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं है। तो वो अचानक खान साहब से मुलाकात हुई। तो खान साहब ने जो है, मैं और मेरा छोटा भाई था, उनको कहा कि आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, उस वक्त मैं नौजवान ही था, अभी मुझे मेरा हाल 20-22 साल तो हो गए हैं पार्टी में आए हुए। तो आपको आना चाहिए आगे, जो दुनिया के सिस्टम्स को समझते हैं। और बस ये है कि फिर मैं आ गया। तब पार्टी बिल्ड हो रही थी। हाँ, उस वक्त कह लें कि हम यूनियन कौंसल्स में थे। खान साहब को मैं खुद यूनियन कौंसिल लेवल पे लेके जाता रहा हूँ। ठीक। ठीक है। तो यानी उस वक्त पार्टी जो है बहुत छोटी थी। वैसे तो ज्वाइनिंग तो एज ए पार्टी ज्वाइन करना तो मेरे बड़े भाई जो थे, जब पार्टी बनी थी उसी वक्त ज्वाइन कर लिया था। लेकिन हम एज ए वोटर, यानी किसी भी पार्टी के साथ हमदर्दी रखने वाले लोग हैं। लेकिन पार्टी के अंदर एक्चुअली आके पॉलिटिक्स करना, वो खान साहब की कन्विंस करने के बाद जो है वो मैंने एक्चुअल शुरू जो की 2005 से। ठीक। तो आपको बानिया पीटीआई में ऐसी क्या चीज़ नज़र आई कि उन्होंने आपको कन्विंस किया? और भी अदर भी पार्टीज़ थी, तो उन्हीं की पार्टी आपने ज्वाइन की? क्या उनकी ऐसी चीज़ थी? एज आ उनको क्रिकेटर अगर हम देखें तो किस चीज़ से इंस्पायर थे आप? नहीं, क्रिकेटर से तो एज ए क्रिकेटर तो जाहिर है कि पूरे दुनिया ही उनसे इंस्पायर थी। इवन नून लीग वाले भी उनसे इंस्पायर थे। लेकिन उन्होंने जो स्ट्रगल जब शुरू की तो उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की। उन्होंने नाम अपना तहरीके इंसाफ रखा। जब वो टीवी पे आके बैठते थे और जब हम उनकी बात सुन रहे होते थे दूसरे मुल्क में बैठ के, तो हमें लगता था कि ये वो बात कर रहे हैं जो इस मुल्क में है। यानी हर एक के लिए यकसा कानून, ये वो बात करते थे। कानून की बालादस्ती, जो ताकतवर को कानून के नीचे लेने के आना, उसकी बात कर रहे थे। करप्शन के ख़ात्मे की बात करते थे। ये तो जब उन्होंने पार्टी बनाई तो वो टीवी पे 4-4 लोगों के साथ बैठकर वो अपना बयानिया क्रिएट करते थे। और वो जो बात करते थे ना, उससे बंदा कन्विंस होता था कि ये वो बात कर रहा है जो एक्चुअल पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान का मसला हम, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ देखे हुए हैं, तो मुझे जो लगता था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें सब कुछ है। हम किसी मुल्क में गए हैं तो सहरा ही सहरा है, किसी मुल्क में गए तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। लेकिन पाकिस्तान में हर किस्म का मौसम था, हर किस्म की फसल यहाँ पे होती है। यहाँ पे मादनियात भी हैं, यहाँ पे समंदर भी है, यहाँ पे पहाड़ भी हैं, यहाँ पे मैदानी इलाका भी है, यहाँ पे सहरा भी हैं। तो ये फुली पैकेज अल्लाह ताला ने इसको दिया हुआ है। और इसकी जोग्राफिक कंडीशन जो है, जो सिचुएशन जो है जहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, वो बड़ी आइडियल किस्म की है कि इसकी जो एग्जिस्टेंस है यही एक बेहतरीन जगह है। तो फिर होता था कि हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है, तो फिर ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा? तो फिर पता ये चला कि यहाँ पे लीडरशिप की कमी है। यानी जो अच्छे लोग हैं वो सियासत में आते ही नहीं है। यानी वो कोई भी, यानी पॉलिटिशियंस का जो एक उनका करेक्टर बनाया हुआ है ना, वो इस तरह का बनाया हुआ था कि कोई बंदा मुश्किल से ही इसमें आता है। जबकि मैं भी सियासत में आने लगा तो मुझे भी लोगों ने कहा कि पंजाबी ये किहड़े काम च वड़ चले हैं, यानी इस तरह का
था। लेकिन ये है कि जब अगर आप हकीकत में सोचें कि ये पॉलिटिक्स क्या है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पॉलिटिक्स की, कभी सुलह की, कभी जंग की। तो उसके बाद जो है अपना जो पैगाम था वो पूरी दुनिया तक पहुंचाया। फिर कायद आज़म ने भी पॉलिटिक्स की और पॉलिटिक्स करके पाकिस्तान को हासिल किया। तो पॉलिटिक्स एक मुक़द्दस किस्म का मैं समझता हूँ कि शोबा है, जिसको बिल्कुल इस तरह के प्रेजेंट कर दिया गया कि ये लोग करप्ट हैं, ये लोग आते हैं खाते हैं। यानी हालांकि आज साबित हो चुका है कि असल खाने वाले कौन है। यानी हर अब डिपार्टमेंट को देखें, आप ब्यूरोक्रेसी को देखें, सबको भी देखें, तो आपको नज़र आएगा कि कौन खाता है। पॉलिटिशियन तो वो होता है जिसने अगर सही इलेक्शन हो तो उसके आगे जवाब देना होता है जाके। तो जब तक मैं उसके लिए कुछ नहीं करूँगा वो मुझे दोबारा वोट क्यों देगा। तो मैं इसको मुकद्दस शोबा समझ के इसमें जो है वो एंटर किया उसमें। सही। अच्छा, आपने जिस तरह कहा कि ये जो जमात जब क़याम में आई तो उसका जो मेन मकसद था, हमें जो जहाँ से इंस्पिरेशन मिल रही थी कि बाहर के कंट्रीज़ में हम जाते हैं तो ये चीज़ें हैं, वहाँ पे जो है मामलात बहुत बेहतर है, कंपैरेटिवली पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा। तो सबसे पहले इस बात पे आ जाते हैं कि जब आपने वोट मांगने के लिए बात की तो आपका नारा था एहतसाब सबके लिए। एहतसाब सबके लिए आपने इसको क्या जस्टिफाई किया उन लोगों के साथ भी कि आपने सिर्फ ऑपोजिशन को ही क्रिटिसाइज किया, और या उन लोगों का भी एहतसाब हुआ जो आपके साथ आपकी पार्टी में थे? इससे आप एग्री करते हैं या कि जस्टिफाइबल चीज़ हुई है? नहीं, एहतसाब तो हम नहीं कर सके। इसमें इंसान वही होता है जो अपनी चीज़ें को तस्लीम करे। हमारी हुकूमत 3.5 साल रही, बल्कि 3.25 साल रही। जी। तो एहतसाब की हमने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कह लें कि अनदेखी चीज़ें हैं, वो उसकी राह में रुकावट ज़रूर आती हैं। कई लोग जो है वो करप्शन करते कई हैं। लोगों में आप कई लोगों को आपकी पार्टी में जो बानी पीटीआई का एटीएम भी कहा जाता था, एटीएम मशीन, क्या उनका एहतसाब हुआ? नहीं, मेरे ख्याल में हमारे पार्टी में किसी किस्म का कोई एटीएम मौजूद नहीं था। ये एक बयानिया ज़रूर बनाया गया था। जो एटीएम जिनको हम कहते हैं उन्होंने इस पार्टी से पैसे बनाए ही होंगे, जी। ठीक है, इसमें पार्टी पे खर्च नहीं की है। मैं किसी दिन इस पर प्रोग्राम कर लें, हम साबित कर देंगे। ये पार्टी वो पार्टी है जिसको लोगों ने स्टैंड किया है फाइनेंशियली, और ठीक ठाक स्टैंड किया। ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उन्होंने जो है इसको स्टैंड किया। एहतसाब की बात करें तो बिल्कुल हमने उन लोगों को हमारे चेयरमैन साहब ने आगे नहीं आने दिया। अब चीनी का स्कैंडल की सबसे बड़ी तहकीकात जो है वो हमारे दौर में हुई हैं, और जो लैंड माफिया की सबसे बड़ी तहकीकात हैं वो हमारे दौर में हुई हैं, और उन लोगों को आगे आने नहीं दिया गया। यही सबसे बड़ी बात है। उसके साथ साथ हमने एहतसाब की पूरी पूरी कोशिश की। हाँ, अगर खान साहब रहते और अगली दफ़ा वो 2/3 मेजॉरिटी में आते तो डिसीजन पावर टोटली अगर इमरान खान के हाथ में जब भी हुई तो आपको एहतसाब होता नज़र आएगा। 3.25 साल काफ़ी नहीं थे? जो भी आता है इक़्तिदार में वो यही कहता है कि मैं ताहयात ही आ जाऊँ और मुझे यहाँ से जाने न दें, उसके बाद फिर मैं आराम-आराम से अपनी चीज़ों को देखूँगा और जो मेरे हक़ में और जो मेरे फ़ायदे में होगी उसको मैं फिर इस चीज़ पे लेके चला जाऊँगा कि अगर मैं वहाँ से निकाल दिया जाऊँ या मेरा टेन्योर पूरा हो जाए तो मैं ये बात कर सकूँ कि जी मुझे तो टाइम ही नहीं पूरा दिया गया। हर पार्टी का यही प्रॉब्लम है, हमें काम नहीं करने दिया गया, और जो भी गलत काम होता है वो पिछली गवर्नमेंट पे डाल के ये कहते हैं चूँकि हमें उन्होंने नहीं करने दिया इसलिए ये उसका इम्पैक्ट। अच्छा, आप देखें जो काम हमारे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने तो जो काम शुरू किए हैं, ये जो पंजाब गवर्नमेंट है इन्होंने आके वही काम टेकअप किए हैं। नाम ज़रूर तब्दील कर लिया, किसी के साथ नवाज शरीफ लगा लिया, किसी के साथ शहबाज शरीफ लगा लिया, किसी के साथ मरीम लगा लिया। उसके चंद मिसालें मैं दे दूंगा आपको। जैसे हाउसिंग जो है वो हमने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम शुरू की, इन्होंने वो अपना घर के नाम पे उसको शुरू कर लिया। किसान कार्ड हमने शुरू किया, इन्होंने भी शुरू कर लिया। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम हमने शुरू की, इन्होंने भी शुरू कर ली। सारे के सारे जो हैं वो हमारे मंसूबे इन्होंने शुरू किए। इसलिए ये आप ना कहें। फिर ये है कि अगर आप हमारा टन्योर लें तो उसके मुकाबले में अब महंगाई को आप कंपेयर करके देख लें। पेट्रोल उस वक्त 150 पे का था, आज 300 रुपये का है, 400 तक भी गया है। सब्ज़ी ले लें, बिजली ले लें, पानी ले लें, गैस ले लें, हमारे दौर में की कीमत को आज कंपेयर करें तो 300-300 गुना जो है वो इसमें इजाफा है।
अब रही बात आपने की कि देखें, जब आप किसी के साथ वादा करके आते हैं ना, जब हम लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि आप हमें वोट दें, 5 साल में हम ये करेंगे। लेकिन अगर आपको 2 साल बाद ही हटाने की तैयारी शुरू कर दी जाए तो मेरा ख्याल है कि वो फिर बंदा का जो एक्चुअल एम होता है वहाँ से हट के जहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं वो रहती नहीं बिल्कुल। रहती। इसलिए जब भी किसी को परखना है तो आप उसको 5 साल पूरे दें। अगर वो कौम की उमंगों पे या अपने वादों पे पूरे नहीं उतरता, ठीक है कि नहीं, तो उसको आवाम खुद ब खुद वोट नहीं देगी। हमारे तो किसानों का बेहतरीन जो है हाल था उस वक्त, किसी किसान से जाके पूछ ले, हर एक की फसलें जो है वो बेहतरीन हुई, बम्पर क्रॉप्स हुई। अगर आप जाके इंडस्ट्री को देख लें तो हमारी इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश कर रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने क्यों नहीं इतना फोकस किस पे किया? इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बंदे नहीं हैं। हम कहते हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे ह्यूमन पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो खुद ब खुद बना लेंगे। कनाडा पे अगर जाएं तो मोटरवे भी लोगों ने बनाए हुए हैं, वो उससे पैसे कमा रहे हैं टोल लेके, ठीक है। स्कूल, हर चीज़ लोग खुद बनाते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ जो हेल्थ कार्ड इशू किया, लोगों को इंश्योर किया। 50,000 बेड्स की कैपेसिटी थी जो जब हम इक़्तिदार में आए पंजाब की, कि मरीज़ 50,000 मरीज़ों को कैटर कर सकता था पूरा पंजाब, इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। जब हेल्थ कार्ड आया तो यकीन करें कि लोगों ने खुद हॉस्पिटल बनाने शुरू कर दिए, और हॉस्पिटल इतने बने कि वो कैपेसिटी जो है वो 1 लाख तक चली गई। ठीक। और गरीब आदमी भी जाके जिस मर्जी हॉस्पिटल से जाके अपना इलाज करवा सकता था, ना सिर्फ अपने सूबे में बल्कि सूबे से बाहर भी वो उसकी हेल्थ इंश्योरेंस थी। तो सबसे बेहतरीन ये नहीं हुआ कि आपने ह्यूमन पे इन्वेस्ट किया तो लोगों ने खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, हॉस्पिटल अच्छे अच्छे बनने शुरू हो गए। दुनिया हर कोई सोचता मैं लाहौर में बनाऊं, लेकिन हेल्थ कार्ड की वजह से आप जाके देखें तो शेखुपुरा में भी बना, ननकाना में भी बने शुरू हुए। अगर ये बनते रहते तो आपका जो मसला था ना कि सारा का सारा बर्डन हेल्थ का लाहौर में आ जाता है, वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाना था। हम इसी तरह चाहते हैं कि खान साहब की जो सोच है कि एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया जाए, आम बच्चों पे इन्वेस्ट किया जाए, ताकि वो पढ़ लिख के, इसकी मैं सिंपल मिसाल आम पब्लिक के लिए ये दूंगा कि मेरे पास अगर 2 या 4 लाख रुपया है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा दूं, ठीक है, और दूसरा यह है कि उसके मैं 2 कमरे डाल लूं। 2 कमरे मैंने डाल लिए तो मेरे बच्चे अनपढ़ रहेंगे, ठीक है। अगर मैंने उनको पढ़ा लिया तो हो सकता है बच्चे आगे 2 की जगह 4 कमरे डाल लेंगे। तो ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय ह्यूमन डेवलपमेंट पे हमेशा जो है वो हमने कर्जे नौजवानों को दिए, हमने नौजवानों को जो है उनके स्कॉलरशिप्स जो दिए, ठीक है, फिर मज़दूरों को स्कॉलरशिप्स दिए। तो ये चीज़ जो है खान साहब के दिमाग में, बल्कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हुकूमत का काम 3 है सिर्फ। अगर आप देखें, उन्होंने एजुकेशन देखनी है अपने इंडिविजुअल की, उन्होंने हेल्थ देख ली है, उन्होंने सिक्योरिटी देखनी है। 3 चीज़ें अगर आप उनको प्रोवाइड कर दें और बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कर दें, आपका मुल्क की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद ब खुद जो है आप खुद देखेंगे बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जहाँ पे इकॉनमी इतनी जो है बुरे तरीके से मुतासिर है, और आपके पास IMF के पास डिपेंडेंसी के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है, उसमें जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो आपकी रोड्स होती हैं, वो एक बहुत बड़ा सोर्स होती हैं कनेक्ट करने का चीज़ों को, सप्लाई, और जिस तरह हमारी पॉपुलेशन इसे लिंक करती है, डे बाय डे इतनी बढ़ती जा रही है, तो उसमें ये चीज़ें मैटर करती हैं। नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा, मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ। मैटर तो हर चीज़ करती है, लेकिन अब प्रायोरिटी है कि आपने सड़क बनानी है तो सड़क क्या सबसे पहले प्रायोरिटी होगी कि जो फॉर एग्जांपल खेत से लेके मंडी तक की सड़क है ना, क्योंकि हम एग्रीकल्चर मुल्क है, हमारा 38% GDP एग्रीकल्चर पे जो है वो बेस करती है, तो वो सड़क सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहें ना कि जी इकॉनमी बड़ी ज़्यादा ग्रो करती है सड़क की बेस पे, तो इस हुकूमत ने सारा अपना आके बजट में हर चीज़ के लिए पैसे रखे, बच्चों के दूध तक पिलाने के लिए पैसे रखे, लेकिन वो सारे के सारे निकाल के इन्होंने सड़कों पे इन्वेस्ट कर उसी दिया। सड़क से बच्चे ने स्कूल भी जाना है, उसी सड़क से एक मरीज ने हॉस्पिटल भी जाना है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने 200 अरब अगर रखा है ना तो 300 अरब रुपया सड़कों पे खर्च कर दिया।
क्या इकोनॉमी बेहतर होगी या आपकी उससे बुरी हो गई है नहीं, इकोनॉमी। इस बात से मैं आपके टोटली एग्री करती हूँ कि हमारी जो टोटल बजट का 0.8% जो है इन्होंने एजुकेशन के लिए एजुकेशन रखा पे है, रखा है। जबकि इंटरनेशनली कहा जाता है 4 to 6% आपके टोटल बजट का वो आपके एजुकेशन पे होना चाहिए। मैं इससे 100% एग्री करती हूँ, और जिस भी बंदे में ज़रा सा भी शऊर है वो एग्री करता है कि आपकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है एक अच्छे माशरे को बिल्ड करने के लिए। लेकिन 2018 की मैं बात करूँ तो आप लोगों ने 10 मिलियन नौकरियों का वादा किया था और 50 लाख घर बनाने का वादा किया था, वो क्यों नहीं हो पाया? अच्छा 50 लाख घर जो है वो इस तरह तो नहीं होता कि हम आए हैं और हमने ख्वाब देखा तो हमने 50 लाख घर, हज़ारों घर जो हैं वो अब भी इस्लामाबाद चले जाएं आप, लाहौर चले जाएं एलडीए सोसाइटी में, आपको अपार्टमेंट 20-20 हज़ार अपार्टमेंट्स जो हैं उनकी जगह रखी हुई है, उनकी नींवें बनी हुई हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में रॉ घर तैयार हुए हैं, यही घरों को वो जो है वो चाबियां लगा के तो दे रहे हैं। तो 50 लाख घर जो है वो ये नहीं होता कि हमने कोई चुटकी मार के बन जाने, उसमें टाइम लगता है ना। लेकिन ये है कि या तो हमने शुरू ही ना किए हों तो फिर हमारे पे ब्लेम आता है। बाकी नौकरियों का तो नौकरियां ये नहीं होती कि यहाँ पे एक कंसेप्ट बन गया कि गवर्नमेंट की नौकरी ही नौकरी है। नौकरी ये है कि हमने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि नौकरी मिल जाए आसानी के साथ, उसको कहते हैं हमने करनी है। फैसलाबाद में हमने जिनिंग की इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को इतना फ़रोग दिया कि वहाँ पे मज़दूर और जो डिज़ाइनर वगैरह जो थे वो नहीं मिलते थे उस ज़माने में हमारे में, यानी इतनी ज़्यादा डिमांड वहाँ पे थी नौकरियों की और बहुत से लोग वहाँ पे जो है एम्प्लॉयड हुए। इसी तरह हाउसिंग की इंडस्ट्री, हमने हाउसिंग की इंडस्ट्री को जो है वो प्रमोट किया और हाउसिंग की इंडस्ट्री से 65 इंडस्ट्री जो होती हैं वो अटैच होती हैं। फॉर एग्जांपल जिसने घर बनाना है ना, या घरों ने, अब हमारे ज़माने में प्राइवेट लोगों ने बहुत हाउसिंग की क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा और बस उसी में था। और हमने ये भी नहीं पूछा कि ये पैसा आपके पास कहाँ आया, क्योंकि हाउसिंग की इंडस्ट्री तरक्की कर रही थी। उसे लाइटिंग की इंडस्ट्री, जो लाइटें बनाने वाले थे उसके कारखानों में इजाफा हुआ, जो तार बनाने वाले थे उनमें हुआ, ईंटें बनाने वाले कारखानों में इजाफा हुआ, सीमेंट बनाने वाले में इजाफा हुआ, जो प्लम्बिंग का सामान बनाने वाले, सैनिटरी का सामान बनाने वाले, टाइलों की इंडस्ट्री में इजाफा हुआ। ये सारे इजाफे हुए, इन चीज़ों की किल्लत हो गई थी। तो जब ये चीज़ें बनती हैं फैक्ट्री में तो जाहिर है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। हमारे ज़माने में एम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो नीचे गया, इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को मिलना शुरू हो गई थी। तो ये एक कंसेप्ट नून लीग का पटवारी तो ये सोचेगा कि इन्होंने 50 लाख नौकरियों का वादा किया तो ये किया, तो ये नहीं है कि गवर्नमेंट, मैं तो अगेंस्ट हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो जॉब जो है गवर्नमेंट के महकमे में जॉब दे। देखो ना गवर्नमेंट का जॉब हमारे, आप देखें एसी हैं, डीसी हैं, 10 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, पेट्रोल जितना मर्जी इस्तेमाल हो रहा है, घर 20-20 50-50 कनाल का होता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, इस कॉन्सेप्ट से हमें निकलना है। हम अभी भी कॉलोनियलिज्म में रह रहे हैं, हम ब्रिटिश राज में रह रहे हैं। कि आज भी आप देखें कि जो गवर्नमेंट में आए हैं उनका ख्याल है कि हम वो वाले कानून वापस लेके आए जब हमारे पास मकबूजा ब्रिटिश राज था और उन्होंने जैसे हमें दबा के रखा हुआ था। तो ये आज तो अगर आप दुनिया से जाके पूछिए कि लोगों को का उस वक्त क्या हाल था, क्या इकोनॉमी, उनकी बाइंग पावर थी, अगर उस वक्त नौकरियां नहीं थी तो सबसे ज़्यादा गाड़ियां उस दौर में एक साल में बनी, सबसे ज़्यादा बाइक्स उस दौर में बनी, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, टेलीविज़न, फ्रिज, इनकी वो ही क्यों, क्योंकि लोगों की बाइंग पावर थी तो वो ही ना। तो अगर वो ज़्यादा बनी है तो नौकरियां भी बनी हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट से हमें निकलना चाहिए। वो वादा था तो क्या हम गिन के ये हमने वापडा में रख लिया, ये इस तरह नहीं होता। आपकी 12% अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर वो 5% पे आ जाती है, इसका मतलब है कि आपके जो काम करने वाले लोग हैं 7% उनको नौकरियां मिल गई हैं, तो एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो नीचे आया था।
आपकी जमात ने कहा था, नारा लगाया था कि वीआईपी कल्चर का हम खात्मा करेंगे। जैसे कि अभी भी बात कर रहे थे कि हम उन चीज़ों से बहुत दूर हैं। तो जबकि केपीके में ये जो कानून पास हुआ है जिसमें आपके वज़ीरों, मशीरों सब के लिए जो है आपको लाइसेंस असला, ब्लू पासपोर्ट, काले शीशे वाले डाले और ये सारी जो मरात हैं, क्या ज़रूरत पेश आ गई इनकी? मेरा ख्याल है कि हमारी पार्टी इस चीज़ को हमेशा से ही डिक्लाइन करती है, और इस दफ़ा भी ये अगर किसी ने उठाया है ये मुद्दा, तो ये कोई पीपल्स पार्टी नहीं उठाया, नून लीग नहीं उठाया, ये हमारी अपनी पार्टी ने उठाया। तो ये सबसे पहले तो हमें वो अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी पार्टी को कि इसका वर्कर इतना तगड़ा है कि उसने अगर ये कानून को गलत बना है तो उसने आवाज़ उठाई है, और उन्होंने खुद लाइन अज़र कर दिया अपने ही वज़ीर आला को। तो इसकी तो अप्रिशिएट सेशन बनती है, और इसका सारे का क्रेडिट जो है वो खान साहब को जाता है। अब आप जेहन में दें कि खान साहब अगर बाहर होते, उनके साथ रब्ता होता, तो क्या इनकी जुर्रत थी कि इस तरह का कोई वो कानून पास कर लेते? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बात यह है कि इन्होंने कनेक्शन जो ख़त्म किया हुआ है खान साहब के साथ, उसकी वजह से इस तरह के अगर कोई कानून आया जो कि नहीं आना चाहिए था। हालांकि यही कानून अगर आप देखें तो बाकी असम्बलियों में मौजूद है, पंजाब असम्बली में ये सारी चीज़ें मौजूद है। अगर आप चले जाएं उधर सिंध असम्बली में, वहाँ भी ये कानून मौजूद है, इसी तरह के कानून लेकिन मौजूद आपने है। नहीं लिया था ना, लेकिन इसी वजह से कि हम जो क्योंकि हाँ, हम वीआईपी कल्चर का खात्मा करना चाहते हाँ, हैं। तो 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 बाद में यही तो चीज़ वो है। हुआ ऐसे है कि वो कैबिनेट में अगर वो आया तो उसमें सारी पार्टियों ने उसको जो है फौरी तौर पे उसको अप्रूव किया। उसमें नून लीग भी थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, पीपल्स पार्टी के उधर गवर्नर भी थे, उन्होंने साइन भी फौरी तौर पे कर दिए। खैर आप इस बात का तो क्रेडिट दें कि अगर हमारी पार्टी के अपने जो वर्कर ने इसको दबाव डाला है तो कम अज़ कम वो वापस लेने पे मजबूर हुएगी। ठीक है, तो अभी चूँकि बानी पीटीआई मौजूद नहीं है, तो पीछे से कौन लीड कर रहा है पार्टी को? और इस तरह की अगर चीज़ें और डिसीजन, क्या उनसे मुशावरत नहीं की जाती? जब केपीके में जो बजट पेश होना था, तो आप लोगों ने ये कहा था कि हमें मिलने दिया जाए, हम हमारी मुलाकात करवाई जाए, ताकि हमें जो बजट से रिलेटेड तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो फिर आप इस तरह के कानून पास करवाने में आपकी मुशावरत नहीं हुई थी? और आपने कहा अगर उनको वो उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाती या उनसे हमारी कनेक्टिविटी इस तरह बहाल होती तो ये नौबत ना आती। देखिए, वोट किसका है? वोट है इमरान खान का। लोगों ने वोट किसको दिया है? इमरान खान को। शेख इम्तियाज़ यहाँ पे बैठा है, अगर शेख इम्तियाज़ खुद वोट मांगने चला जाए तो उसको शायद उसकी फैमिली भी वोट ना डाले। और मेरा क्या काम है कि खान साहब ने जो कहा है उसके मुताबिक जो है वो काम चले। अब खान साहब से अगर मुझे नहीं मिलने दिया जाता तो मेरा एक और दोस्त है, वो सोच रहा है कि नहीं, खान साहब की तो सोच ये है जो मुझसे डिफरेंट है। तो जब तक हम दोनों मिलके खान साहब से नहीं मिलेंगे तो तब तक कैसे ये फैसला होगा? तो खान साहब का जो मैंडेट है, जो खान साहब को लोगों ने वोट दिया है, उनकी मुशावरत से हर बिल आना चाहिए, चाहे वो कोई पीकेपी की असम्बली हो, चाहे वो नेशनल असम्बली हो। अगर वैसे तो हम जीते तो बाकी भी सूबों से हुए हैं, लेकिन कम अज़ कम ये तो इस वक्त तो आप देखें ना। लेकिन खान साहब से जो राब्ता काटा गया है, वो उनके जो ख़यालात हैं, जो उनका सोच है, वो उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, जो कि गलत बात है। तो आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि उनके बाद जो पार्टी है वो इस तरह वो उस तरह की नहीं रही जिस मफरूज़े और जिस नज़रिए की बुनियाद पे ये बनाई गई थी, और हर बंदा अपने मफाद और अपने तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए उसमें जो है वो चेंजिंग्स कर रहा है और अपनी चीज़ें ऐड ऑन किए जा रहा है? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात पे एग्री नहीं करता। जो पार्टी है वो पहले से बेहतर हो रही है, यानी समझ लें कि उसकी पॉपुलैरिटी में आगे से इजाफा हो रहा है। अगर 2008 के इलेक्शन में हमारी पॉपुलैरिटी जो थी वो 50% थी, तो आज 70% है, और कई अंदाज़ों के मुताबिक 90% है। इसका मतलब है कि जो बयानिया है खान साहब का, वो तरक्की कर रहा है, वोटर बढ़ रहा है, हमारे पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो आगे से ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए ये कहना कि पार्टी कोई अब वो नहीं रही, पार्टी वही है, पार्टी के वर्कर की सोच वही है, पार्टी के वोटर की सोच वही है, और वो बढ़ रही है। हाँ, ये कह रहे हैं कि वो मिसमैनेज है,
खान साहब के मुलाकात ना करने की वजह से तो इस बात पे एग्री किया जा सकता है। ठीक है। आप जब इक़्तिदार में आते हैं तो आपने वादा किया था कि हम जो है हमारा जो आईएमएफ पे डिपेंडेंसी है पाकिस्तान की, हम उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन इक़्तिदार में आने के चंद माह बाद ही आपको रुजू करना पड़ा आईएमएफ के पास। तो क्या ये आपकी मुआशी मनसूबाबंदी नहीं थी, या आपकी एक बहुत बड़ी नाकामी है, या आप अपने वादे से मुकर गए जिस बेस पे आपने लोगों ने आपको वोट दिया था? नहीं, मुकरे नहीं थे। खान साहब ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हमें आईएमएफ के पास ना जाना पड़े, लेकिन हमारे इसहाक डार साहब इतने एक फज करने के मास्टर हैं ना, उन्होंने आईएमएफ को भी उल्लू बनाया हुआ था। तो जब हमने असल फिगर्स देखी तो पंजाब गवर्नमेंट के 50-50 हज़ार के चेक भी जो थे ना बाउंस हुए हुए थे। बाउंस होने का मतलब ये होता है कि ख़जाना खाली नहीं है, ख़जाना माइनस में है। तो खान साहब ने पूरे मुल्कों के दौरे किए, बड़ा कुछ उन्होंने किया पहले आते ही कि हमें आईएमएफ के पास ना जाना पड़े। लेकिन इवेंचुअली जो इन्होंने मुल्क का हाल करके छोड़ा हुआ था तो आईएमएफ के पास हमें जाना पड़ा। लेकिन खान साहब का ख्याल था कि एक से ज़्यादा जो प्रोग्राम है वो हम नहीं लेंगे, और हम बिल्कुल ट्रैक पे आ गए थे। हमारी एक्सपोर्ट में इजाफ़ा हो चुका हुआ था, हमारी जो फॉरेन रेमिटेंसेस जो पाकिस्तान में आ रही थी उसमें इजाफ़ा हो चुका हुआ था, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तरक्की कर रही थी, हमारा टैक्स जो है वो पहले से ज़्यादा इकट्ठा हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें, हमारी जीडीपी जो थी उसकी ग्रोथ 6% पे चली गई थी, जो आज तक वापस उस पर नहीं आ सकी। 5 साल के जो है वो बजट दे दिए इस हुकूमत ने। तो ये मेरा ख्याल में कि वो हमारा, अगर हमने एक प्रोग्राम लिया है तो वो आखिरी प्रोग्राम था। लेकिन जब ये आए तो आपने देखा हमारे पेट्रोल जो है 150 रुपये पर रखा हुआ था ना। हमारी जैसे मैंने कहा कि ज़राअत की इंडस्ट्री वो तरक्की कर रही थी, हर चीज़ जो है वो उसको आज आप देखें तो वो तरक्की कर रही थी। आज भी किसी से भी जाके पूछें तो वो कहेगा कि वो गोल्डन पीरियड था। जैसे अब आप देखें 125 बैरून मुल्क की जो कंपनियां हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चली गई लास्ट ईयर में। पाकिस्तान की जिनिंग की हज़ारों कारखाने जो हैं, हज़ारों, वो बंद हो चुके हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के गारमेंट्स की इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो चुकी है। ये सारे उस वक्त बूम की तरफ जा रहे थे। तो मेरे ख्याल में कि कर्जा लेने की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती जब आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही हो, आपकी ज़राअत तरक्की कर रही हो, आपकी फ़ॉरेन रेमिटेंसेस आ रही हो, फ़ॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हो, आपका ख़जाना भर रहा हो, तो फिर आपको कर्जे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर खान साहब रहते तो जिस स्पीड से ये मुल्क तरक्की कर रहा था, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हम उस वक्त चुंगल से निकल गए होते। लेकिन अगर आपको इतनी ग्रिप थी, और तो आप कह रहे हैं कि 3.25 साल में हम निकलने की कोशिश कर रहे थे, और हमें थोड़ा सा अगर 1.5 साल और पीरियड दे दिया जाता तो हम आपको उस आईएमएफ के जो चुंगल से निकालने की हम कोशिश कर रहे थे और निकाल देते। लेकिन क्या मसला फिर हुआ कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर बार बार क्यों चेंज करने पड़े? असद उमर, अब्दुल हफीज़ शेख, और उसके बाद आप शौकत तरीन। तो क्या आप मतलब नहीं था वो इसी को कोशिश कहते हैं ना, कि आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को कोशिश कर रहे हैं कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना। कि फॉर एग्जांपल खान साहब की अगर सोच देखें कि ये प्लेयर जो है वो सही नहीं खेल रहा तो उसकी जगह पे दूसरा प्लेयर आना चाहिए। खान साहब की अगर आप देखें, वो सलीम यूसुफ जो एंड का बैट्समैन होता था उसको ओपनिंग करवा देते थे। तो कोशिश यही होती है, ये नहीं हम सोए हुए थे कि एक बना दिया है तो बस यही है हमारा, अब देखी जाएगी जो होगी। कोशिश यही होती है, और कोशिश हमारी कामयाब हो रही थी। हमारे फाइनेंसेस जो थे वो बेहतर हो रहे थे। हमारी उस वक्त के सारे फिगर्स उठा के आप देख लें, आपको बेहतरीन से बेहतरीन नज़र आएंगे आज से। हालांकि आज इन्होंने 10 प्रोग्राम पता नहीं ले लिए आईएमएफ के, बल्कि आईएमएफ का ग़ुलाम ही बना दिया। हमारे दौर में तो इस तरह नहीं हुआ था। हमने तो बजट जो है वो आईएमएफ के कहने पे हमारे नहीं बनता था। ये तो खुद आके असम्बली में कहते हैं कि ये बजट जो है ये हमारा नहीं है, आईएमएफ का बजट है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरी बात वहीं पे ही है कि फाइनेंस मिनिस्टर बार बार बदलने से अगर आपको लगता है कि मुआशी जो है वो चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें चली जाएंगी और एक अच्छा हम रोड मैप बना सकेंगे, तो आपको
जब पहला आप फाइनेंस मिनिस्टर ले रहे हैं, तो आपको तब वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं थी कि उसका बैकग्राउंड, उसकी चीज़ें, उसकी पॉलिसीज़ उसके साथ, तो वो क्या आप जल्दबाज़ी में, मतलब आपको कोई वो नाव-भाव नहीं थी? देखिए सियासत में किस तरह आते हैं, कैसे काम करते हैं, ना देखिए तजुर्बाकारी स वो कह जो सकते हैं? वो जो असद उमर साहब थे ना, हुँ, वो प्लेयर थे, उनको वो ट्रेंड था कि उन्होंने आईएमएफ से कर्जा नहीं लेना। ठीक। तो इस हिसाब से उनका माइंडसेट था हुँ, कि आपने मुल्क को चलाना है, आईएमएफ से कर्जा नहीं लेना। ठीक। लेकिन जब मजबूरी पड़ गई कि आईएमएफ के कर्जे के बगैर कोई चल, तो फाइनेंस मिनिस्टर तो बदलना पड़ा। चेंज करना। यानी अब्दुल वो हफीज़ अब शेख के साथ क्या वो वो प्रॉब्लम था? वो खिलाड़ी लाना पड़ा जो उनके साथ डील कर सके। हुँ, असद उमर साहब इस चीज़ के लिए ट्रेंड ठीक। नहीं थे। तो मेरा सवाल ये है, मेरा जवाब यही है कि फिर खिलाड़ी जिस मैदान में उतारा जाए, जिस पिच पे उतारा जाए, उस हिसाब से खिलाड़ी भी उतारा जाता है। तो इसका मतलब है कि आप स्ट्रगल कर रहे तो हैं फिर आप बेहतर दूसरा करने। खिलाड़ी लेके आते हैं, जी फिर जी, दूसरी की भी आपको समझ नहीं आती, फिर आप तीसरा खिलाड़ी लेके आते मैं हैं। 100 भी खिलाड़ी लाना, जब तक कामयाबी ना हो खिलाड़ी को चेंज करना चाहिए। जब तक आप के कि विन विन ना हो जाए, आप आपको चेंज करना चाहिए। आपको ये इसी चीज़ को स्ट्रगल कहते हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं कि यार ये बंदा नहीं सही खेल रहा, इसको खिलाना है, ये बंदा सही परफॉर्म नहीं कर रहा, इसको परफॉर्म करने का मौका देते हैं। तो मेरा लेकिन ख्याल है पाकिस्तान जैसा मुल्क जो ऑलरेडी इतने इकोनॉमिक क्राइसिस में है, उसकी इकोनॉमी वेंटिलेटर पे है, तो उसके साथ इस तरह के तजुर्बात करना और नए नए लोगों को खेलने का मौका देना नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उस जस्टिफाई। वक्त हम वेंटिलेटर पे थे। इस तरह का नहीं सिचुएशन थी। नौकरियां नहीं थी, लोगों के पास खाने को नहीं था। हमारी कितनी बड़ी आबादी ऐसी है जिनके पास बेसिक नीड ऑफ लाइफ मौजूद बिल्कुल आप नहीं है। सही बात कर रही हैं, लेकिन जितनी गुर्बत की शरह अब है, अब तो 50% जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो गुर्बत की शरह से नीचे आ गए हैं। तो इन्होंने गुर्बत की शरह को ठीक करने के लिए उन्होंने पैसे ही कह दिए कम के जनाब, 8,400 रुपये वाला, हालांकि 31,000 रुपये वाला जो है इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे आता है। तो इन्होंने उसको 8,000 करके गुर्बत का वो ख़ात्मा कर दिया। लेकिन बहरहाल ये है कि पाकिस्तान के ये मसाइल तो हैं, लेकिन ये मसाइल जो होते हैं 3.5 साल या 3 साल में जो है उस उन पे, यहाँ तक कहें ना कि हमने ट्रैक पे नहीं थे। आज हर बंदा मान रहा है कि पाकिस्तान वाज ऑन द राइट ट्रैक। उस वक्त बढ़ गया था, हम एक्सपोर्ट करने लग पड़े थे। हमारी जितनी मशीनरी जो है मैन्युफैक्चरिंग की जितनी हमारे दौर में आई है, आज एप्टमा भी उसको मानता है। फिर जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे दौर में आई है, देखें फिर आईपीपीज जो हैं वो इतना बुरा मुआहदा किया हुआ है कि उन्होंने जकड़ा हुआ है पाकिस्तान। उनके साथ भी डॉलर का फिक्स करने का जो है था, वो ठीक था, लेकिन वो तो इंटरनेशनल माहदे किए हुए, उनको कैंसिल नहीं कर सके। लेकिन खान साहब ने एक काम ज़रूर कर दिया था उस वक्त कि वो डॉलर में हमने उनको पेमेंट करनी होती थी, और डॉलर उस वक्त के रेट से फिक्स कर दिया हुआ है। अगर उस वक्त फिक्स ना किया होता तो आज तो बिजली जो है वो आपको 100 रुपये का यूनिट मिलता। वो क्रेडिट भी खान साहब को जाता कि उन्होंने रीनिगोशिएट किया उनके साथ आके, और इनके जो रेट है वो तब, आज जो है वो इमरान खान की उसको कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल हाँ एक सूरत में हो सकता है वॉलंटियरली, जैसे 6-7-8 कारखाने नवाज शरीफ के और उनकी फैमिलीज़ के हैं, 5-6-7 जो हैं वो उनके हैं, जरदारी साहब के हैं। अगर ये वॉलंटरी पाकिस्तान पे रहम करें और ये पीछे हट जाए, लेकिन इन्होंने इंटरनेशनल गारंटीज ली हुई हैं पाकिस्तान। तो हम सारे मुल्क मिलके इनसे तरले करेंगे, बात आपने लूट, तब तो ये हो सकता है। लेकिन जो इंटरनेशनल गारंटीज इन्होंने ली हुई है हमसे, कुछ चाइनीज़ हैं हमारे कारखाने, उनके साथ तो हम नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि कम अज़ कम ये तो वॉलंटियर हो के अपने 15-16 कारखाने जो हैं ये बंद कर सकते हैं, ताकि इस मुल्क की जो है वो इंडस्ट्री ग्रो करे, बिजली सस्ती मिले, किसान को बिजली सस्ती मिलेगी, फूड सस्ता होगा, तेल सस्ता होगा, बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। ठीक है, उस्मान बुज़दार के बारे में आप क्या कहते हैं? उनको पंजाब का जो वज़ीर आला लगाया गया, वो कैपेबल थे और उनसे वो जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो पूरी करने में कामयाब हुए कि बाद में फिर उन्होंने, आप लोगों ने खुद ही कहा कि गलती हुई है? नहीं, वैसे मैं सबसे ज़्यादा बुज़दार साहब को क्रिटिसाइज़ करने वाला था उस ज़माने में। लेकिन जब मैंने मरीम नवाज़ की हुकूमत देखी ना, तो मुझे वो हीरा लगने लग पड़ा।
मैं ये कहता था क्या बात है उसकी यार। चलो वो नालायक था, लेकिन उसके नीचे जो वुज़रा थे ना, उनको काम करने का मौका मिला। जैसे इंडस्ट्री के मिनिस्टर थे मियाँ असलम इकबाल साहब, इंडस्ट्री ने ग्रो किया। हाउसिंग के मिनिस्टर थे मियाँ महमूद रशीद साहब, हाउसिंग की इंडस्ट्री ने बहुत तरक्की की। ठीक है, यानी हेल्थ मिनिस्टर थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, लोगों को हेल्थ कार्ड मिल गया, तो उसके नीचे लोगों को काम करने का मौका मिला। लेकिन ये मरियम को एक फोबिया है कि मेरे अलावा किसी का नाम ना हो। फॉर एग्जांपल बस भी है ना, तो वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का होना चाहिए, वो बस में भी तस्वीर अपनी लगाएंगी। वासा जो है वो हाउसिंग में होगा, वो वासा के दफ्तरों में भी तस्वीर अपनी लगाएंगी। यानी ओवर शेडो करके हर एक चीज़ में इंटरफेयर करके किसी लोगों को मौका ही नहीं दिया जाता कि वो परफॉर्म कर सकें। इसीलिए हमारी तालीम भी नीचे जा रही है, पहले से प्राइवेटाइज करने पड़ रहे हैं। हमारी हेल्थ भी जो है वो भी यूनिट जो है बेसिक हेल्थ यूनिट वो भी लेकिन मरियम प्राइवेटाइज नवाज करने। की अब बात करें, अब उनका पंजाब में नज़र आता है काम जो था, वो जो उन्होंने किया है अभी की बात करें तो वो नज़र आता है, और हर बंदा उस चीज़ को अप्रिशिएट करता है और एक्सेप्ट भी करता है, अच्छा, चाहे उनके मुखालिफिन क्यों ना हो। जी बिल्कुल, मैंने तो ऐसा कोई काम उनका नहीं देखा। टिकटॉक देखने वाले जो हैं वो बिल्कुल उनके काम की को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो असल में नहीं जाते। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। इन्होंने कहा जी हम बच्चों को दूध पिलाया करेंगे, स्कूल मील प्रोग्राम, बड़ा रोला डाला, बड़ा रोला डाला। बच्चों ने कहा, लोगों ने कहा बड़ा अच्छा है, कि बड़ा अच्छा है, बता। 7 अरब रुपया उसके लिए रख लिया 2025 में। 7 अरब रुपया। हम भी बड़े खुश थे, चलो यार बच्चों को मिलेगा। जब खर्चा उसमें निकला आया तो 20 करोड़ खर्च किया। अब 3.5 करोड़ बच्चा है, 3.5 करोड़ बच्चा, उनको सूखा दूध दे ना 1 चम्मच, तो 20 करोड़ से ज़्यादा खर्चा आता है। यानी रोला जरूर डाला, खूब डाला, लेकिन काम नहीं किया। तालीम का बजट पहले से कम हो गया, इसका मतलब है कि तालीम भी नहीं। हेल्थ का बजट पहले से कम हो गया, इसका मतलब है कि हेल्थ जिस चीज़ से आप पैसा निकाल लेंगे तो वो तो इसका मतलब है कि वो ठीक नहीं जा रही। ठीक है कि नहीं? तो मुझे ऐसा, हाँ आप ज़रूर, उन्होंने कहा जी सुथरा पंजाब, सुथरा पंजाब। यकीन करें कि छोटी छोटी तहसीलें हैं जिसकी सफाई पहले 20-25 लाख में होती थी, अब 4-5 करोड़ में होती है, लेकिन सफाई नहीं होती। आज भी आप मेरे साथ चलें, लाहौर की जो का खर्चा जो है सफाई का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अगर मेरे हल्के में चले जाए, आप एक जगह से दूसरी जगह आप कपड़े गंदे किए बगैर नहीं गुजर सकते। और देखें, जब टिकटॉक जो होता है ना, वो चलता रहता है, चलता रहता है, आप लोग अप्रिशिएट करते रहते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल देखने का टाइम आता है ना, अब प्रैक्टिकल देखने का टाइम हो गया। 3 साल लोगों ने टिकटॉक देख लिया है, 2.5 साल। अब प्रैक्टिकल लोग देखेंगे, देखेंगे कि सुनाओ कौन से स्कूल है, कितने बच्चे और स्कूल में पढ़ने जा चुके हैं, कितने जो है वो हॉस्पिटल जो हैं वो और बेहतर हुए हैं। दवाइयों अब देखें, दवाइयों की कीमत में 100% इजाफा हुआ है। कौन इनकी तारीफ करेगा? 100% इजाफा। जो दवाई इसी इनसे इन्हीं से कंपेयर कर लें, हमारे दौर से ना कंपेयर करें, पिछले साल से इस साल से कंपेयर कर लें। जो दवाई जो थी 700 रुपये की थी, वो 1300 रुपये की है इस वक्त। तो कौन बंदा जो दवाइयाँ लेने वाला वो गालियाँ निकाल रहे हैं, जो स्कूल बच्चे को भेजते थे वो गालियाँ निकाल रहे हैं। मैंने तो जितने भी लोगों को देखा गालियाँ निकालते देखा, अप्रिशिएट करते तो मैंने नहीं देखा इनको। आपने देखा तो मैं बड़ा सरप्राइज हूँ, मुझे भी बताइएगा मैंने ज़रा। वो देखा है कि जो ब्यूटिफिकेशन पे काम हुआ है और जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो उनकी मसलन एडवर्टाइजमेंट की जाती है कि हमने ये कर दिया वो कर एडवर्टाइज तो दिया। मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ। हम्म। मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रहा को एडवर्टाइज राज्य क्या करती हैं कि मतलब ये एडवर्टाइज है, लेकिन प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आपने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का बाइकआउट क्यों किया? देखें, जब हमें इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया जाना, अब कि गिलगित बल्तिस्तान का हुआ इलेक्शन, हमें हमारा सिंबल हमें नहीं दिया और हमारे लोगों को वहाँ कंपेन नहीं करने दी गई। बाहर से कोई लीडरशिप जाती है, उसको रास्ते में ही रोक लेते हैं। तो अगर ये हमें नहीं लड़ने देते और फिर हमारे पोलिंग स्टेशंस पे हमें बाहर कैंप नहीं लगाने देते,
अगर ये तो फिर आके कहते हैं हमने पीटीआई को हरा दिया, यानी पूरा बंदे को बांध के अच्छी तरह, ठीक है, उसको मार के सुट के वो, तो फिर बाद में आगे कहते हैं जी हम देखें जी पीटीआई कहाँ गए। तो उसके अलावा भी पीटीआई का अल्लाह के हुक्म से इस तरह की पीटीआई फिर जीत जाती है। तो लेकिन ये है कि हम ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हम ऐसे सिस्टम का हिस्सा ना बने जो जो है वो डिस्प्यूटेड हो, जो जो ठीक ना हो। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है कि अगर इस बाइकआउट से तो फिर फ़ायदा नहीं पहुंचेगा पीपल्स पार्टी को, पीएलएमएन को? मेरे ख्याल है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से नहीं बनेगा, क्योंकि अवाम जो है वो बिल्कुल इस चीज़ के एंटी है कि ये जो 12 सीटें हैं, जो रिज़र्व सीटें इन्होंने रखी हुई हैं या महाजरों की सीटें रखी हुई हैं, वो इनके ख़िलाफ़ है। अब जो पार्टी इसमें हिस्सा लेगी, लोग उनको वोट नहीं देंगे। अब तो आपने देखिएगा, उनके लिए खुला अब मैदान छोड़ दिया। मैदान आप देखिएगा, वोट ही नहीं लोगों ने डालने जाना। हमने तो आवाम की नब्ज़ पे हाथ रखा है। आवाम चाहती है कि वहाँ पे इलेक्शन ना हो, अगर हो तो फ्री एंड फेयर हो और 12 सीटों को छोड़ के हो। तो हम अवामी पार्टी हैं, जो आवाम चाहती है हमने वो किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब आपके टाइम का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।